हे गाइस, दिस इज ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो हमारा चल रहा है सब्जेक्ट, उसमें हमने WSM से सिंगली रेनफोर्स बीम पिछले लेक्चर में देखा है, उसकी डिजाइनिंग एनालिसिस सब देखा है। फिर हम इस लेक्चर में डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन WSM से, ये आपको ध्यान रखना है कि WSM से भी चल रहा है। इसके बाद हम लोग LSM में जाएंगे। LSM से ज़्यादातर क्वेश्चन अब प्रेफर किए जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या फिर डिजाइनिंग में भी रियल लाइफ में भी LSM ही ज़्यादा यूज़ होता है। WSM अब धीरे धीरे ऑब्सलीट होता जा रहा है, ज़्यादा यूज़ उसका होता नहीं है। लेकिन एग्जाम्स में आते हैं तो आपको दोनों मेथड्स को ध्यान रखना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में कुछ अंतर जो है उसको आपको याद करके या फिर मेमोराइज करके रखना है कि कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। हालांकि ऐसा किया जाएगा कि हम लोग एक कंपेरेटिवली चार्ट बना के देख लेंगे, जिससे हमको जब दोबारा रिवीजन आप कर रहे होंगे उस समय वो काम आएगा कि आपके सामने एक चार्ट हो जिसमें WSM में क्या क्या चीज़ें और LSM में क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ किया है, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, फिर कन्फ्यूज़न आपको बार बार ना हो। हालांकि ये होता है बच्चों के साथ, ये होता है कि समझ में पूरा आता है, जब आप पढ़ रहे हैं पूरा समझ में आता है। हालांकि होता क्या है, वही चीज़ आप WSM से पूरा किए, थोड़ा सा लेंदी होता है। आपने क्या किया, एनालिसिस किया, डिज़ाइन किया सिंगली रेनफोर्स बीम का, उसके बाद उसमें T बीम हम पढ़ते हैं, उसी तरह फिर W सेक्शन आ जाता है, फिर हम वही चीज़ पूरा LSM में करते हैं, तो एक लेंदी पूरा कोर्स हो जाता है। फिर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाना थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए जैसे ही आपका ये एक कोई टॉपिक मतलब फिनिश हो, जब आप एक टॉपिक पूरा पढ़ लें, तो आपने क्या क्या पढ़ा है, आप क्या करें, एक चार्ट जैसे बना सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा WSM से सिंगली रेनफोर्स बीम, ठीक है, तो उसका एक चार्ट बनाइए कि सबसे पहले आपने क्या पढ़ा। आपको मान लीजिए क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाला, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो इसको शॉर्ट रखने की कोशिश करिए, जैसे इसको हम XC कहते हैं ना, तो डायरेक्ट हम XC लिख लिए। उसको हमने कैसे सॉल्व किया, फिर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोमेंट एरिया क्या करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के दोनों साइड का कंपेयर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद MR निकाला। तो जो जो चीज़ें आपको लग रही है कि हमने ये स्टेप्स किए हैं, उसको आप एक तरह से एक चार्ट बनाएंगे। उसके बाद जैसे अब हम आज W पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक अलग चार्ट बना के WSM से W रेनफोर्स बीम, अब इसमें क्या ऐसा कोई स्टेप आया जो LSM सिंगली रेनफोर्स बीम से डिफरेंट कर रहा है इसको, तो उसको आप नोट कर लिए। उसी तरह जब LSM आएगा उसका एक चार्ट बना लिए, दोनों टॉपिक्स का T बीम का अलग बना लिए। फिर जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा आपको कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप सिर्फ क्वेश्चन उठाएंगे, इन चार्ट्स को जब देखेंगे तो आपको वो रिकॉल हो जाएगी वैल्यूज, वो चीज़ आपको रिकॉल हो जाएगा क्योंकि आपने खुद बनाया है, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको याद आता है। तो ये मेहनत अगर आप अभी कर लेंगे तो बाद में आपको दोबारा रिवाइज करने में उतना समय नहीं बर्बाद होगा आपका, ठीक है। वरना होता क्या है, आप पूरा पढ़ लिए, फिर एक महीने बाद आप और सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है, वो सब पढ़ रहा है, फिर एक महीने बाद फिर आपने जब सोचा कि लाइए RCC उठा के उसका रिविजन कर लेते हैं, तो आप क्या पाएंगे कि इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपको लगता है कि अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर से हम पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा काफ़ी ज़्यादा। और अगर ये चार्ट आपके पास रहेगा तो आप जब ये चार्ट देखेंगे, खुद से बनाया हुआ चार्ट जब देखेंगे, तब आपको वो चीज़ जल्दी रिकॉल हो जाती है, फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होती है, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं अपने लिए, जिससे आप अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, WSM से W रेनफोर्स बीम, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से W रेनफोर्स बीम। ज़रूरत क्या पड़ी, पिछली क्लास में भी हमने जाना था कि जब हम सिंगली रेनफोर्स बीम डिज़ाइन करते हैं, सिंगली रेनफोर्स बीम जब हम डिज़ाइन करते हैं तो क्या साइज है सेक्शन का, कितना इसका विड्थ है, कितना डेप्थ है, और कितना रेनफोर्समेंट हमने टेंशन जोन में प्रोवाइड कराया है, ठीक है। उससे हम क्या करते हैं, हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो 3 टाइप का सेक्शन होता है। क्या, एक तो होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन, दूसरा बैलेंस सेक्शन, तीसरा ओवर रेनफोर्स सेक्शन। कैसे बताते थे हम लोग, क्रिटिकल डेप्थ को कंपेयर करते थे किससे,
एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम कंपेयर करते थे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को भी आप कंपेयर कर सकते हैं बेंडिंग मोमेंट से, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें है कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। उससे हम बता सकते हैं कि हमारा सेक्शन अंडर इन्फोर्स्ड है, बैलेंस्ड है या ओवर इन्फोर्स्ड है। तो जब तक बात थी, और हमको डिजायरेबल कैसा सेक्शन होता है, हम अंडर इन्फोर्स सेक्शन हमको डिजायरेबल होता है, और अगर केस ऐसा है तो जहाँ पे हमको मजबूरी है तो हम बैलेंस सेक्शन भी हमारे लिए सूटेबल होता है। लेकिन हम ओवर इन्फोर्स सेक्शन नहीं डिजाइन करते। क्यों नहीं डिजाइन करते? क्योंकि उसका जो फेलियर होता है, ओवर इन्फोर्स सेक्शन मतलब कि जितना रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा रेनफोर्स है, उससे ज़्यादा रेनफोर्समेंट उसमें प्रोवाइडेड है। तो जब फेल करेगा हमारा स्ट्रक्चर, कभी ये सेक्शन कभी फेल करेगा, तो क्योंकि कंक्रीट जो है वो कम है जितना, मतलब क्या है कि फेलियर में क्या हो रहा है कि या तो कंक्रीट फेल कर जाए या तो रेनफोर्समेंट फेल कर जाए। लेकिन हम कह रहे हैं कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, मतलब रेनफोर्समेंट इसमें ओवरली प्रोवाइडेड है, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा प्रोवाइडेड है, तो वो फेल तो नहीं करेगी। क्यों? जब तक इसकी फेलियर की बात आएगी रेनफोर्समेंट की, उससे पहले ही कंक्रीट फेल कर जाएगा, क्योंकि ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। तो फेल क्या करेगा इस कंडीशन में? कंक्रीट। और कंक्रीट का फेलियर ब्रिटल होता है, ये हम जानते हैं, और सडन होता है, जो कि हमारे लिए डिजायरेबल नहीं होता है। हम चाहते हैं कि फेल अगर करे हमारा स्ट्रक्चर, दोनों में से कोई मटेरियल फेल करे तो वो क्या हो? वो रेनफोर्समेंट फेल करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका फेलियर डक्टाइल होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, एक वार्निंग प्रोवाइड कराता है हमारे लिए। फिर तो जब ओवर एनफोर्स सेक्शन आ रहा था तो वो हमारे डिजायरेबल नहीं था। हमने क्वेश्चंस लगाए, अगर हमको अगर डायरेक्ट कहा जाए कि आप लगाना ही है तो हम निकाल के वैल्यू बता देंगे कितनी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का है ओवर एनफोर्स सेक्शन के, लेकिन डिजायरेबल नहीं होता है। रिकमेंडेड ये होता है कि आप या तो साइज बढ़ाइए, इसको अंडर एनफोर्स या बैलेंस करिए, या फिर अगर साइज रिस्ट्रिक्टेड है किसी भी कारण से तो आप क्या करेंगे कि आपको डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन बनाना पड़ेगा, जिससे हमारा ये सेक्शन क्या हो जाए? अंडर रेनफोर्स या बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है। अब वो कैसे होता है वो अभी हम आगे देखते हैं। तो ये बात हुई कि हमको रिक्वायरमेंट क्या हुई कि डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन हमको बनाना पड़ा, ठीक। अब बात आती है कि हम डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन कहते किसको हैं? ऐसा सेक्शन जिसमें रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइडेड हो टेंशन जोन में के साथ साथ कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइडेड हो। अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसकी बेंडिंग कुछ ऐसे होगी, इसकी बेंडिंग कुछ ऐसे होगी। तो ये हमको पता है कि निचले पार्ट में क्या आता है? टेंशन आ जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम में, और अपर पार्ट में कंप्रेशन आता है, ठीक है। तो हम टेंशन जोन में तो रेनफोर्समेंट देते ही देते हैं, अगर साथ साथ हम कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएं तो वैसे सेक्शन को हम क्या कहते हैं? डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन। अब हम ये कह रहे हैं कि टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन में, ठीक है, ऐसा नहीं कहा जाता कि ऐसा सेक्शन जिसमें हम दोनों तरफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराए हों उसको हम डब्ल्यू कहेंगे, या ऐसा सेक्शन जिसमें हम एक तरफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराए हैं उसको हम सिंगली रेनफोर्स कहेंगे, ऐसा नहीं कहते। या तो आप रेनफोर्समेंट अगर एक ही जगह प्रोवाइड करा रहे हैं तो कहाँ कराएंगे? टेंशन जोन में। टेंशन जोन इसमें नीचे है, लेकिन अगर कैंटिलीवर बीम की बात करें, अगर हम कैंटिलीवर बीम की बात करें तो उसकी बेंडिंग कैसे होती है? उसकी बेंडिंग कुछ ऐसे होती है। अब इस कंडीशन में कंप्रेशन नीचे हो रहा है, कंप्रेशन नीचे हो रहा है और टेंशन ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे अगर एक जगह आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करानी है तो कहाँ कराएंगे? टेंशन जोन में। वो कहाँ है? अपर साइड में, ठीक है। लेकिन अगर इसी को डब्ल्यू करना तो हम कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो ये बात हुई कि कैसे हम, अगर कहना हो कि डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन क्या है, तो ऐसा सेक्शन जिसमें टेंशन जोन के साथ साथ कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट अगर प्रोवाइड कराई गई हो तो उस सेक्शन को हम क्या कहते हैं? डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। ठीक है। अब इसका कुछ नेमिंग है जो हमको जानना चाहिए, जैसे
ये डी तो हम जान ही रहे हैं, क्या कहते हैं इसको हम, इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या है, टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्या है, टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर, तो हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ। अब इफेक्टिव कवर क्या है कि जो टेंशन रेइंफोर्समेंट है उसके सेंट्रॉइड से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक लाइन अगर रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड है तो इसके सेंटर पे इसका सेंट्रॉइड होगा, वहां से डाउन मोस्ट फाइबर की बीच की डिस्टेंस को हम इफेक्टिव कवर कह रहे हैं। लेकिन अगर किसी कंडीशन में इस तरह आपको रेइंफोर्समेंट मिली है, ठीक है, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, इसका सेंट्रॉइड यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो इसके बीच डिस्टेंस हमको हम इफेक्टिव कवर कहेंगे। फिर ASTM जाने रहे हैं, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ASC, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, इन कंप्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे हो गया इफेक्टिव कवर। वैसे ही इसको, इस रेइंफोर्समेंट को भी हम कवर देते हैं, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डी डैश से या फिर DC से भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज इससे नहीं होना है, ठीक है। तो ये बात हुई कि हम कैसे किस चीज़ को डिनोट करते हैं। बाकी ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका विड्थ है, टोटल डेप्थ हो गई है, ठीक है। कंप्रेशन स्टील को जो हम कवर दे रहे हैं वो क्या है, डी डैश या DC, और टेंशन एनफोर्समेंट को जो हम कवर दे रहे हैं उसको हम क्या करें, इफेक्टिव कवर, ठीक है। ये बात हुई नॉर्मल सी। अब इसमें देखते हैं कि कब हमको जरूरत पड़ती है, क्या क्या कारण होते हैं कि हमको डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला क्या है, व्हेन साइज ऑफ बीम इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से साइज रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब जगह नहीं है या फिर कोई डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है कि ऐसे ही बनना है, उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है कि वो सेक्शन अब ओवर रेनफोर्स जा रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, डब्ल्यू रेनफोर्स बना के देखते हैं कि वो अंडर रेनफोर्स हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जैसे बीम में उस पर कोई यूडीएल लग रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो MR है, MR मतलब ये जो सेक्शन है, MR मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कितना मोमेंट हमारा सेक्शन रजिस्ट कर सकता है। तो अब रजिस्ट किसको करेगा, जो इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट आने वाला है उसी को रजिस्ट करेगा ना ये। तो अब हम कह रहे हैं कि इसका जो MR है, मोमेंट रजिस्ट करने की क्षमता है, वो कम है जितना बेंडिंग मोमेंट इसके ऊपर आने वाला है। तो वैसा कंडीशन क्या हो जाएगा, ये हमारा सेक्शन ओवर रेनफोर्स हो जाएगा। ओह सॉरी, एक सेकेंड, तब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, MR क्या है, कम है बेंडिंग मोमेंट से, तो मतलब हमारे जो सेक्शन उसकी क्षमता कम है, जितना उसको रिक्वायरमेंट उससे उसकी क्षमता कम है। और अगर हम रेनफोर्समेंट बढ़ा के उसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं तो हमारा सेक्शन ओवर रेनफोर्स हो जा रहा है, ठीक है। या फिर हम क्या करें, साइज बढ़ाएं उसके बाद ओवर रेनफोर्स को अंडर रेनफोर्स करने के, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि साइज इज रिस्ट्रिक्टेड, तब हम क्या कर सकते हैं, दो कंडीशन है, या फिर ओवर रेनफोर्स बीम सेक्शन डिजाइन कर दें, मतलब रेनफोर्समेंट बढ़ा, साइज तो बढ़ा नहीं पा रहे तो हम क्या कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उससे क्या हो रहा है, हमारा सेक्शन ओवर रेनफोर्स हो जा रहा है, जो कि हमारे लिए डिजायरेबल नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो गया, ठीक। तो ये कंडीशन हमारे लिए सुटेबल रहती है। दूसरा बात क्या है कि हमें जरूरत क्या पड़ रही है डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन की। जैसे एक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, टाइडल जोन में, कि इसके एक तरफ टाइड हिट कर रही है इसको बार बार। तो टाइड का जो हिट करने का फेनोमेना है वो एक तरह का क्या है, सिमिलर नहीं रहता ना, कभी वो यहाँ हिट कर रहा है, कभी ऊपर हिट कर रहा है, कभी ज़्यादा फोर्स से हिट कर रहा है, कभी कम फोर्स से हिट कर रहा है। तो एक वेरिएशन है, कोई इसमें मतलब एक तरह से कंसिस्टेंसी नहीं है कि एक तरह का ही लोड इस पर आ रहा है, तो ये लोड बार बार चेंज हो रहा है। और टाइडल एरिया में विंड लोड को भी काफ़ी ज़्यादा हमको एनालिसिस करके चलना पड़ता है, उसको कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो कंडीशन बन रही है, इसके वजह से क्या होता है कि लोड का वेरिएशन इतना ज़्यादा होता है
कि सिमिलर सेक्शन पे अगर बात करें, किसी एक सेक्शन पे हम बात करें, तो कभी अपर पार्ट कंप्रेशन में आ जाता है और निचला पार्ट टेंशन में, और कभी अपर पार्ट टेंशन में आ जाता है और निचला पार्ट जो रहता है वो कंप्रेशन में आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि नेचर चेंज हो जा रहा है सेक्शन पे। सेक्शन पे नेचर चेंज हो जा रहा है टेंशन और कंप्रेशन का। तो उस अब हमने अगर डिजाइन किया है कि नीचे ही टेंशन मान के उसको हमने दे दिया, सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा तो हम क्या करेंगे, नीचे टेंशन जोन मान के नीचे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन किसी कंडीशन में अगर ऊपर टेंशन आ गया तब क्या करेंगे, तब तो वहाँ कंक्रीट उसको रेस कर नहीं पाएगा, क्योंकि कंक्रीट का टेंशन में स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है। तो उस कंडीशन को, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करते हैं। ठीक है, कि अगर किसी समय ऊपर वाला सेक्शन टेंशन में आ गया तो वहाँ का जो रेनफोर्समेंट रहे वो क्या करेगा, उस टेंशन को रजिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हमको डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर क्या है, व्हेन स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट लोड, अगर किसी स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट लोड आ रहा है या शॉक लोड आ रहा है तब भी हमको डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन ही डिजाइन करना होता है। ठीक है, इम्पैक्ट लोड का नेचर कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई वेट है W, मान लीजिए आपका वेट W है, आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो आपका वेट कितना लगेगा, W लगेगा। लेकिन अगर इम्पैक्ट लोड रहेगा, इम्पैक्ट मतलब आप इस पर जंप करें, तब आप जो हिट करेंगे इस सरफेस को, तो वो कैसा लोड रहेगा, वो अभी कैसा आप खड़े हैं तो एक डेड लोड उस पर लगा हुआ है। लेकिन अगर आप इस पर जंप करेंगे तो जिस टाइम आप हिट करेंगे सरफेस को, तो वो क्या रहेगा, उस समय क्या रहेगा, वो इम्पैक्ट लोड रहेगा, शॉक लोड रहेगा। और अगर आपका वेट W है तो आप W जो वेट या फोर्स लगा रहे थे वो हो जाएगा 2 टाइम्स 2W। ठीक है, तो इम्पैक्ट लोड का नेचर कुछ ऐसा होता है कि उसको रेस करने के लिए हमको डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन की जरूरत होती है। चौथा कंडीशन क्या है, टू काउंटरएक्ट हॉगिंग मोमेंट एट इंटरमीडिएट सपोर्ट्स इन कंटिन्यूअस बीम। अगर बेंड हो रहा है, वो अगर आपको ऐसा दिख रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, सैगिंग। ठीक है, ये हमारे लिए पॉजिटिव एक तरह से मूवमेंट है। और अगर बेंडिंग इस तरह हो जाए अपर साइड में, तो इसको हम क्या कहते हैं, हॉगिंग। ठीक है, ये हमारे लिए नेगेटिव मूवमेंट होता है। अब जो कंटिन्यूअस बीम होती है, ये बीम है कंटिन्यूअस, इसमें सपोर्ट्स हैं, ये सपोर्ट्स हैं। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम रहती है तो उस पर अगर यूडीएल या लोड लग रहा है तो उसकी बेंडिंग कुछ ऐसे होती है कि एंड पे वो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है और सेंटर पे मैक्सिमम रहती है। लेकिन कंटिन्यूअस बीम्स में क्या होता है ना, कि यहाँ से, क्योंकि जो लास्ट आपका सपोर्ट है वहाँ पे तो 0 से स्टार्ट करेगा, लेकिन इस तरफ भी आपको बीच में बेंडिंग मोमेंट देखने को मिल रहा है मैक्सिमम, और यहाँ पे भी बीच में दिख रहा है। तो जब ये बेंड हो रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस बीम है, तो ये सपोर्ट पे उठने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉगिंग जनरेट होती है, हॉगिंग यहाँ पे जनरेट हो जाती है, यहाँ पे सैगिंग। ठीक है, तो इंटरमीडिएट सपोर्ट पे क्या होता है कि हॉगिंग जनरेट हो जाती है। तो अब यहाँ पे जब ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है तो बेंड कैसा हो रहा है, बेंड ऐसा हो रहा है कि टेंशन अपर पार्ट में जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो टेंशन अपर पार्ट में, तो यहाँ पे हमको रेनफोर्समेंट जरूरत पड़ेगी। और हम क्योंकि नीचे दे रहे थे रेनफोर्समेंट, तो हमको ऑब्वियस से बात है कि पूरे सेक्शन को डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई कि डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन की जरूरत पड़ती क्यों है, और क्या है कि टू इंक्रीज द डक्टिलिटी भी इंक्रीज करने के लिए काम आता है। सिस्मिक जोन्स में जितना रेनफोर्स प्रोवाइड रहेगा उतना डक्टाइल स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। और टू मिनिमाइज द सेकेंडरी इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए भी काम आता है, जैसे क्या क्या श्रिंकेज हो गया, क्रीप हो गया, टेम्परेचर चेंज की वजह से। तो इन सबको भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक, ये कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हम क्रिटिकल सेक्शन को एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से कंपेयर करके बता रहे थे। वैसे ही एमआर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की कितनी क्षमता है हमारे सेक्शन की और कितना बेंडिंग मोमेंट्स पे आने वाला, उसको भी कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि अगर दोनों बराबर हैं, सेम वैसे ही कि एक्स सी बराबर है एक्स ए के, तो कैसा सेक्शन होता था,
बैलेंस सेक्शन, ठीक है, सिंगली रेनफोर्स भी हम डिजाइन कर देते थे। अगर बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है वो हमारे एमआर से कम है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का, तो उस सेक्शन को हम क्या कहते थे, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, और सिंगली रेनफोर्स भी हम डिजाइन कर देते थे। अगर बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है वो हमारे एमआर से, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्षमता से हमारे सेक्शन के ज़्यादा है, तो या तो आप ओवर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करेंगे, जो कि हमारे लिए मतलब क्या होता है, डिजायरेबल नहीं होता, तो उसका दो कंडीशन बनता है, आप रीडिजाइन करिए, मतलब डेप्थ या फिर विड्थ बढ़ा के, साइज बढ़ा के आप सेक्शन की देखिए कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर रेस्ट्रिक्टेड रहेगा तब आप क्या करेंगे, डबली रेनफोर्स बीम सेक्शन डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये सब कुछ कहानियां लिखी हैं, इसको ध्यान देखने से पहले एक चीजें कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। कि जब हम डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, अब हम डिजाइनिंग शुरू कर रहे हैं डबली रेनफोर्स सेक्शन का, ठीक है। तो ये आपके पास बीम है, डबली रेनफोर्स्ड है, ठीक है। यहाँ पे टेंशन में रेनफोर्समेंट इसके प्रोवाइडेड है, साथ ही साथ क्या है, कंप्रेशन में भी रेनफोर्समेंट इसके प्रोवाइडेड है, ठीक है। सिंपली रेनफोर्स सेक्शन की बात कर रहे हैं जैसे, तो नीचे क्या टेंशन आ जाता है, ऊपर कंप्रेशन आ जाता है। इसका एक न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है। इसके सेंट्राइड से भी हम एक इमेजिनरी एक्सिस बना लेते हैं, और टॉप मोस्ट फाइबर से एक और आप इसके कंप्रेशन से भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं डबली रेनफोर्स सेक्शन को। जब भी डबली रेनफोर्स सेक्शन का डिजाइनिंग होगा, सबसे पहले आप सिंगली रेनफोर्स सेक्शन बैलेंस सेक्शन डिजाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम मान चलेंगे सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है, डिजाइन करेंगे, फिर हम देखेंगे अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन वो आ रहा है तभी हम डबली की तरफ बढ़ेंगे, और फिर जब डबली की डिजाइनिंग शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एक बैलेंस सेक्शन डिजाइन करेंगे। बैलेंस सेक्शन क्या मतलब कि एक एमआर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन आप देखेंगे। बैलेंस सेक्शन की डिजाइनिंग हम लोग सिंगली रेनफोर्स में करे हैं, उसी तरह आप क्या करेंगे, एमआर निकालेंगे बैलेंस सेक्शन का कि कितना आ रहा है, ठीक है। इस एमआर से आपको एक एएसटी मिलेगा, एएसटी ऑफ बैलेंस सेक्शन, या फिर आप उसको क्या कह दीजिए, एएसटी 1, कि बैलेंस सेक्शन के लिए एएसटी हमने कुछ निकाला, ठीक। तो मान लीजिए इतना एएसटी जो आया, ये एएसटी 1 हो गया, ठीक। अब अगर ये डबली रेनफोर्स डिजाइन होने वाला है तो क्या होगा कि हमारा जो एमआर बैलेंस आएगा वो बेंडिंग मोमेंट से कम आएगा। बेंडिंग मोमेंट जो ज़्यादा होगा एमआर बैलेंस से, ये होगा ही होगा, ठीक है। अब कितना ज़्यादा होगा वो कैसे पता चलेगा, बेंडिंग मोमेंट माइनस एमआर ऑफ बैलेंस सेक्शन, ठीक है। उससे आपको एक वैल्यू मिलेगी, एक बेंडिंग मोमेंट की कितनी बच गई, रिमेनिंग कितने रह गए। तो जो एमआर, अब उसको 1 या 2 कुछ भी लिख लीजिए, आपको ये पता रहे कि आप जो बचा हुआ एमआर की या फिर जो बचे हुए बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं। तो जो बचेगा, ठीक है, उसके लिए हम एएसटी निकालेंगे। जब
उसको हम AST2 कह दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे और प्रोवाइडेड कराएंगे, ठीक है। AST2 जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसके लिए हम AST2 प्रोवाइड कराएंगे बेंडिंग मोमेंट का। मतलब क्या हुआ किसी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कुछ आने वाला है, अगर ओवर एनफोर्स सेक्शन वो होगा तो उसको हम W डिजाइन करेंगे, और जब W डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बेंडिंग मोमेंट आने वाला है उसको पहले वैसे रहने दीजिए। आप क्या करिए कि सबसे पहले बैलेंस सेक्शन के लिए MR निकालिए। अगर ये सेक्शन बैलेंस होता है तो MR निकालेंगे, तो जो MR आपको मिलेगा बैलेंस सेक्शन का वो बेंडिंग मोमेंट से कम होगा, ठीक है। तो जो MR आपको मिला उसके लिए हम पहले एक AST निकाल लिए, उसको हम कह दिए AST1, उतना तो हम प्रोवाइड करा ही दिए, ठीक। जो बचा हुआ बेंडिंग मोमेंट वो कैसे निकलेगा, बेंडिंग मोमेंट माइनस MR ऑफ बैलेंस, माइनस करके जो वैल्यू मिलेगी MR1 उसके लिए हम अलग AST निकाल रहे हैं कि इसके लिए कितना AST रिक्वायर्ड है, तो उसको हम क्या करें AST2, वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। अब क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे टोटल AST कितना हो जाएगा, AST1 प्लस AST2, तब उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारा सेक्शन फिर से ओवर रेनफोर्स दिखने लगेगा। लेकिन उसी का काउंटर रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेशन में भी ASC प्रोवाइड कराते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन प्रोवाइड कराते हैं। इसकी वजह से हमारा सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड हो जाता है। वो कैसे होता है, जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग तब उसमें आपको दिखेगा, ठीक है, उसका एक प्रमाण आपको दिखेगा कि कैसे वो हो रहा है। तो हुआ क्या कि हमने क्या किया, दो सेक्शन में बांट लिया, दो सेक्शन में बांट लिया। ये पहला हो गया AST1, ठीक है, और प्लस दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया कि एक रेनफोर्समेंट जो AST2 आपने निकाला और साथ ही साथ ASC, ठीक है। तो इस दो पार्ट में हमने इसको चेंज करके इसको डिजाइन किया, ठीक है। अब कुछ समझने वाली बातें जो हैं वो हैं कि जैसे लिखा क्या है कि बेंडिंग मोमेंट क्या है, MR से ज़्यादा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है, तब हम W रेनफोर्स डिजाइन कर रहे हैं, ठीक। फॉर बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू MR बैलेंस, MR बैलेंस के लिए हम AST निकाले सबसे पहले, जो अभी हमने बताया, ठीक है। MR के बैलेंस के लिए हमने AST निकाल लिया। उसके बाद क्या करें, फॉर एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट, जो बेंडिंग मोमेंट एक्स्ट्रा बच गया उसके लिए हम, क्योंकि यहाँ पे AST है तो यहाँ पे AST1 हमने लिखा, ठीक। अगर आप इसको AST1 कह दीजिए तो इसको AST2, वो अपने हिसाब से आप नॉमेनक्लेचर कर लीजिए, ठीक। तो बचे हुए के लिए हमने AST2 निकाला। कैसे निकलेगा, बेंडिंग मोमेंट में से MR बैलेंस माइनस करके उसके लिए हम AST1 या इसको 2 कर लिए, ठीक, 2 निकाला। नाउ बिकॉज ऑफ दिस प्रोवाइडेड AST1, जो हमने AST1 और प्रोवाइडेड करा या AST2 जो अलग प्रोवाइड करा दिया, द सेक्शन माइट बिकम ओवर एनफोर्स, सेक्शन ओवर एनफोर्स हो जाएगा, हो सकता है। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए वी प्रोवाइडेड स्टील इन कंप्रेशन जोन 2 विच इज रिप्रेजेंटेड एज ASC, ओके। अब मेन बात यहाँ पे क्या है, याद करने के लिए, समझने के लिए, जो आपको IAS कोड ने डायरेक्ट बताया है। हम क्या करते हैं कि अगर सिग्मा ST को कंक्रीट के टर्म में लिखना हो तो क्या लिखते हैं, M से इंटू करके सिग्मा C, ठीक है। ये हम कब करते हैं, जब टेंशन की बात कर रहे हैं, टेंशन में हम अगर इसको चेंज कर रहे हैं। वहीं अगर कंप्रेशन में चेंज कर रहे हैं, द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन, जब कंप्रेशन में बात कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे कि परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ सराउंडिंग कंक्रीट, अगर इस जो ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड है इसके आसपास जो कंक्रीट है उसमें कितना परमिसिबल वैल्यू है कंक्रीट में स्ट्रेंथ की, तो अगर उसको हम C' मान लें कि इस जो रेनफोर्समेंट कंप्रेशन में है इसके आसपास जो कंक्रीट है उसकी परमिसिबल स्ट्रेंथ वैल्यू कितनी है, हम मान लिए C', तो उसको स्टील के टर्म में चेंज करने के लिए हम M का मल्टीप्लाई करेंगे, साथ साथ 1.5 का भी मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, ठीक है। अब ये बात कोड ने कही है, इसको आप याद कर लीजिए, इसको मान लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। जब कंप्रेशन की बात करेंगे तो M के साथ साथ 1.5 का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। वो क्यों होता है, क्रीप इफेक्ट को काउंटरएक्ट करने के लिए, क्योंकि
क्रीप इफेक्ट को भी, अगर क्रीप नहीं आप इसमें कंसिडर कर रहे हैं तो 1.5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, सीधे m इंटू परमिसिबल स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट। और जब क्रीप, क्योंकि कॉन्क्रीट कंप्रेशन में हम क्रीप को भी लेके चलते हैं साथ में, तो 1.5 का हमको कोड कहता है कि मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, ठीक है। अब बात आती है डिजाइनिंग की, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सबसे आसान आपके लिए क्या है, ये सब हमने डिराइव करके देख रखा है कि एक्स इक्वल टू क्या होता है, MC अपॉन MC प्लस T इंटू इफेक्टिव डेप्थ। अब जब ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये क्योंकि याद करने में आसान है इसलिए लिखा है। यहाँ पे C आपका सिग्मा CBC है और T सिग्मा ST, मतलब परमिसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्लास में कराया गया है, फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो डिपेंड किस पे करती है, ये हमने पढ़ा है। तो ये डिपेंड करती है सिग्मा ST पे, सिर्फ सिग्मा ST पे और डेप्थ ऑफ सेक्शन पे, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन पे। क्यों? अब यहाँ पे आपको C तो दिख रहा है, सिग्मा CBC दिख रहा है, लेकिन साथ में M का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। और M की वैल्यू क्या होती है, 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा CBC पहले से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों जगह, ठीक है। इसलिए सिग्मा ST पे और इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन पे डिपेंड करता है क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, समझ के चलना है और दिमाग में रखना है कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड केवल करता है परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पे, टेंशन स्टील पे और इफेक्टिव डेप्थ पे। तो ये हुई क्रिटिकल डेप्थ की बात है, तो आसान है, इसमें कोई कुछ समझने वाली बात नहीं है। फिर आती है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, जब हम सिंगली रेनफोर्स सेक्शन पढ़ रहे थे उसमें क्या कर रहे थे कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकाल रहे थे। न्यूट्रल एक्सिस ये है, इसके ऊपर पार्ट जो था उसका मोमेंट एरिया न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग, और निचला एरिया हम क्या ले रहे थे, केवल एरिया ऑफ स्टील ले रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे IS कोड ने बोला है कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कॉन्क्रीट है उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ठीक है, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो एरिया स्टील का है केवल रहता है, उसका मोमेंट एरिया अलोंग न्यूट्रल एक्सिस हम दोनों को कंपेयर कराते थे। वही चीज यहाँ भी करेंगे, ठीक है, वही चीज यहाँ भी करते हैं। अब मान लीजिए डायग्राम है, अब इसका मोमेंट एरिया आप लिखने की कोशिश करिए। पहले हम क्या करते हैं, कंप्रेशन साइड जो है उसका लिखने की कोशिश करते हैं, फिर हम टेंशन साइड का लिखेंगे, ठीक है। तो मोमेंट एरिया क्या होता है कि एरिया, मान लीजिए ऊपर एरिया कितना है, ये कितना है, ये वैल्यू है XA, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये चौड़ाई इसकी कितनी है, विड्थ ऑफ द सेक्शन B। तो एरिया कितना हो गया, XA इंटू B, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। अब इसका मोमेंट कैसे निकलेगा, इस एरिया के सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है। तो क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये, अगर इसकी इस सेक्शन की बात करें तो इसके हाफ पे इसका CG लगता है और इसके हाफ पे इसका CG सेंटर पे लगता है। क्योंकि हम इस तरफ से बात कर रहे हैं तो हमको ये जो पार्ट है, ये जो डेप्थ है, इसके हाफ पे हमारा CG होगा, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को। तो क्या हो जाएगा, B इंटू XA, ये तो एरिया हो गया, इंटू डिस्टेंस कितनी है CG की, XA/2, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया कि मोमेंट एरिया कैसे निकाले, XA इंटू B, ये एरिया हो गया, और CG की डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस कितनी है, XA का हाफ पे, मतलब XA/2 पे। तो ये हो गया मोमेंट एरिया ऑफ दिस कंप्रेशन साइड एरिया। लेकिन ये तो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में भी हम करते थे, लेकिन इसमें चेंज क्या है, इसमें चेंज ये है कि हमने पूरा एरिया कंसीडर करके इसका मोमेंट एरिया निकाल लिया। और पूरा एरिया क्या था, कंक्रीट था, ठीक है, ये हम मान के चल रहे थे। लेकिन क्या ऐसा है, ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टील भी प्रोवाइडेड है
और हमने पूरा ले लिया x इंटू बी ए जी, एक्स ए इंटू जब b किया तो हमने पूरा एरिया ले लिया, हमने ये एरिया भी कंक्रीट को मान के इसको कंसीडर कर लिया, जबकि ऐसा है नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा, ये एरिया पहले यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो एरिया हमने इसमें कंसीडर कर लिया। कितना किया है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, और इसका न्यूट्रल एक्सिस से सीजी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल एक्स ए है और ये डी सी है, तो एक्स ए माइनस डी सी कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगी, एक्स ए माइनस डी सी कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगी सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस, तो इनटू एक्स ए माइनस डी सी, ओके। अब हमने क्या किया कि टोटल एरिया निकाला, टोटल एरिया का मोमेंट एरिया निकाला, अब इसको भी हमने कंसीडर कर लिया तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे रेनफोर्समेंट है भी, तो ऐसा है नहीं कि हमने इसको हटा दिया तो यहाँ पे अब वॉइड्स रह जाएंगे, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, रेनफोर्समेंट है, तो उसका अब मोमेंट एरिया न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या 1.5 MASC, ये क्या है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है, 1.5 MASC, और डिस्टेंस कितनी होगी इसके न्यूट्रल एक्सिस से, एक्स ए माइनस डी सी जो भी हमने निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 1.5 M क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हम इसको कोई एनालिसिस नहीं कर रहे थे, हमने ये जो एरिया निकाला था ये एनालिसिस था, इसमें हमने ये एरिया ऐड कर लिया था, हमने सिंपली उस एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दिया है। अब हम जब आगे रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, एक्चुअल उसके एनालिसिस कर रहे हैं, तब उसमें हमने जो IS कोड प्रोविजंस था कि हमको 1.5 M का मल्टीप्लाई करके चलना है सिर्फ M की जगह, ठीक है, तो वो हमने लिखा। अब इसको हम इक्वेट किससे करेंगे, टेंशन साइड के मोमेंट एरिया से। टेंशन साइड का एरिया क्या है, MAST, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, MAST लेके चल रहे थे, यहाँ पे 1.5 का भी मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे MAST एरिया हो गया, और CG इसके सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसका सेंट्रॉइड मान लीजिए ये एक ही रेनफोर्समेंट है मान लीजिए, तब टोटल डेप्थ कितनी यहाँ तक, स्मॉल d है, इसमें से ये डिस्टेंस अगर हम घटा दें तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी है, XA, तो D माइनस XA, ओके। तो यहाँ से अब ये पार्ट जो है इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको हम क्या लिख लेंगे, BXA स्क्वायर बाई 2, ठीक है, B 2x है तो x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे हम प्लस ले लिए, अभी को समझ में आएगा क्यों। यहाँ से अब XA माइनस DC और ASC देखिए दोनों में है तो ये कॉमन ले लें हम, ASC और XA माइनस DC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 1.5 M प्लस का माइनस, यहाँ पे पूरा कॉमन ले तो 1, ठीक है, माइनस 1, ठीक, एक इतना बचा, तो क्या हुआ, BXA स्क्वायर बाई 2 प्लस 1.5 M माइनस 1 ASC इंटू XA माइनस DC इक्वल्स टू MAST D माइनस XA, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ये चेंज आ गया, पहले क्या कर रहे थे हम, BXA स्क्वायर बाई 2 करके इक्वेट कर रहे थे इससे, अब यहाँ पे ये पार्ट आपका चेंज आया। तो आपको जब अगर चार्ट जब बनाएंगे आप लास्ट में, तो ये आपको लिखना पड़ेगा किसी तरह का, आपको इसको हाईलाइट करना पड़ेगा कि डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में ये चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको निकलेगा क्या, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, BXA स्क्वायर बाई 2 1.5 M माइनस 1 ASC XA माइनस DC XA माइनस DC इक्वल्स टू MAST D माइनस XA, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाला, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाला, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि XA निकाला है, कंपेयर करेंगे, अंडर रेनफोर्स सेक्शन आएगा, बैलेंस सेक्शन आएगा, ठीक है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हमारे लिए डिजायरेबल नहीं होता, ठीक। अब मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब निकाल रहे हैं तो इसमें भी वही थोड़ी बहुत चेंजेस है। मोमेंट ऑफ एरिया क्या है कि
अब जो रेनफोर्समेंट, जब मोमेंट ऑफ एरिया निकाल रहा है उसमें क्या करते हैं, कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स के बीच का एक डिस्टेंस, उसको हम लीवर आर्म कह रहे हैं, ठीक है, उसको हम लीवर आर्म कह रहे हैं। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि एक तो हमको जो कंप्रेशन फोर्स मिलेगा वो कंक्रीट की वजह से मिलेगा, जिसको हम सी कह रहे हैं, ठीक है। जब पहला सेक्शन आप डिजाइन कर रहे थे उसमें क्या सिर्फ हमने क्या किया, उसको बैलेंस सेक्शन के लिए डिजाइन किया, तो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन मान के चले, तो एक एरिया कंक्रीट का मिल रहा टॉप पे, उसकी वजह से एक सी फोर्स मिलेगा। लेकिन जब हमको पता है कि वहाँ रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइडेड है, तो उसके अलॉन्ग एक हमको सी डैश फोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोर्स मिल रहा है कंप्रेशन के, सी डैश और सी, दोनों का लीवर आर्म अलग है। क्योंकि जब इसकी बात करें तो इसको हमने पढ़ा है कितना होता है, अगर ये डिस्टेंस एक्स ए है, ये कितना होगा, एक्स ए बाई 3 पे लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी माइनस एक्स ए बाई 3। और सी डैश है वो कहाँ पे लग रहा है, ये डिस्टेंस है डी सी, जो इसको कवर मिला है, तो उसके बाद लग रहा है, तो इसका लीवर आर्म क्या हो जाएगा, टोटल डेप्थ माइनस डी डैश या फिर डी सी, इसका लीवर आर्म कितना हो गया, डी माइनस एक्स ए बाई 3, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो एक तो इस फोर्स के लिए मिलेगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस, अगर कंप्रेशन साइड से कर रहे हैं, टेंशन से कर रहे हैं तो उसमें केवल एक साइड से हो जाएगा, ठीक है। कंप्रेशन से करें दो फोर्स मिल रहा है, एक को हम ये सी को इस लीवर आर्म से इंटू करेंगे प्लस सी डैश इंटू दिस लीवर आर्म, ठीक है। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। एमआर क्या कर रहे हैं कि पहला जो हमको फोर्स मिलता है क्या बोलता है, इसका एरिया इंटू विड्थ ऑफ द सेक्शन, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इंटू विड्थ ऑफ सेक्शन। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सी ए इंटू एक्स ए, हाफ इंटू सी ए इंटू एक्स ए इंटू विड्थ ऑफ सेक्शन, और इंटू लीवर आर्म, लीवर आर्म क्या है, डी माइनस एक्स ए बाई 3, ठीक, प्लस अब यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन ये टोटल क्या किया हमने, ये जब एरिया निकाला स्ट्रेस, अब अगर ओवरऑल आपको समझना, ये डायग्राम आप देखिए क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाले एरिया के लिए हमने स्ट्रेस वो लिखा, एमआर लिखा, ठीक है। तो हमने क्या किया, टोटल एरिया कंसीडर करके इसका लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। बात वही है कि यहाँ पे ये एरिया एक्चुअल में है नहीं, तो उसको हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, ASC इंटू सी डैश, जितना ये क्या हो गया फोर्स, यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया ये हमने एक तरह से फोर्स इंटू लीवर आर्म होता है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इंटू लीवर आर्म, तो ये हमने फोर्स लिखा, ये इसका लीवर आर्म, तो हमने ये रेनफोर्समेंट वाली जगह भी इसमें इंक्लूड कर ली, तो उसको सब्सट्रैक्ट करने के क्या कर रहे हैं, फोर्स इंटू लीवर आर्म को जो हमने कंसीडर कर लिया है एक्स्ट्रा, उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और फोर्स क्या है यहाँ पे, सी डैश फोर्स है इस रेनफोर्समेंट पे, और एरिया कितना है, ASC इंटू लीवर आर्म कितना है, डी माइनस डी सी, ये माइनस किया, लेकिन हमने हटाया है जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया था इसमें। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में जो स्टील है उसका एनालिसिस भी आपको करना है ना, उसका एमआर, तो उसका एरिया जब कंसीडर करेंगे तो 1.5 का एम का हम इसमें मल्टीप्लाई करके इसके 4 से इंटू कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया हमारा फोर्स इंटू स्ट्रेस इंटू एरिया और लीवर आर्म डी माइनस डी सी। तो इसको जब आप फिर से सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या कर रहे हैं कि डी ASC सी डैश, ASC सी डैश और डी माइनस डी सी कॉमन ले लेंगे, ASC सी डैश डी माइनस डी सी कॉमन ले लिए, बचेगा क्या 1.5 m माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। तो मोमेंट एरिया ऑफ एमआर जो है कंप्रेशन साइड से निकालेंगे तो क्या बनेगा, B इंटू एक्स ए इंटू सी ए बाई 2, या फिर आप डायरेक्ट लिखिए हाफ इंटू सिग्मा CBC या फिर CA, अगर ये वैल्यू जो है CA है तो CA, वरना अगर मैक्सिमम पहुंच गई है तो सिग्मा CBC इंटू B इंटू ए, ठीक है, और इंटू लीवर आर्म क्या है इसके लिए, D माइनस एक्स ए बाई 3, और जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या किया, प्लस 1.5 m माइनस 1 इंटू ASC इंटू सी डैश, और इसका लीवर आर्म डी माइनस डी सी, ठीक है। ये हो गया एमआर कंप्रेशन साइड से, ठीक है। अब ये सब चीजें जो है ये आपको समझाने के लिए है, इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, दोबारा आपसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको याद ये करना है, लेकिन अगर आप समझ के इसको लिख रहे हैं तो दोबारा आपको रिकॉल करने में आसान रहेगा, वरना बार बार इसमें कन्फ्यूजन होगी। और कन्फ्यूजन उससे भी नहीं होगी अगर आप दोनों सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम का सामने लिख के रखेंगे,
तो भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप दोनों को जब सामने लिख के रखेंगे कि एमआर कैसे निकालते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ऐसे ही टेंशन साइड से क्या कर रहे हैं कि जो बैलेंस सेक्शन का टी ए आया, टी ए बाई एम इंटू एम ए एस टी, यहाँ से एम एम कैंसिल आउट हो रहा है। और बैलेंस सेक्शन, तो बैलेंस सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो ऊपर रेनफोर्समेंट थी नहीं, तो उसका लीवर आर्म डी माइनस एक्स ए बाई 3। उसके बाद जब जो ए एस टी 1 या हमको अगर ए एस टी 1 बैलेंस को हम 1 मान लें, इसको अगर हम 2 मान लें, तो ए एस टी 2 इंटू एम इंटू टी ए बाई एम, इसके लिए लीवर आर्म डी माइनस डी सी, क्योंकि अब रेनफोर्समेंट से बात हो रही है ना दोनों के, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल डी माइनस डी सी। क्या है कि इफ बीम इज डिजाइंड फॉर सम बेंडिंग मोमेंट, कैलकुलेट मोमेंट सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, कंपेयर बेंडिंग मोमेंट, वही चीज है, ठीक है। तो डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में कुछ था नहीं, सिंपल सी जो हमको एनालिसिस में वो ध्यान देना डिजाइनिंग में कि कंसीडर करके चलना है कंप्रेशन स्टील को, और कब 1.5 यूज कर रहे हैं। आप डायरेक्ट फार्मूला अगर ये याद कर लेंगे तो वो भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट अगर ये फार्मूला याद कर रहे हैं तो आपको वो भी याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर समझ के चलेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। फिर बात आती है टी बीम की। अब टी बीम जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे खत्म होता है हमारा बीम, सिंपल बीम खत्म होता है। अब हम देख रहे हैं अगर टी बीम कर रहे हैं तो टी बीम दो तरीके की होती है। एक तो आइसोलेटेड टी बीम बनी हो, ठीक है, इसके ऊपर कोई लोड आने वाला है। एक होता है कि हम स्लैब बना रहे हैं, और बीच बीच में इसमें टी बीम प्रोवाइडेड है। तो ये किस तरह की टी बीम हुई, ये कि स्पैन और टी बीम एक साथ अगर ढलाई हो रही है तो वो अलग बात हो गई, और एक आइसोलेटेड टी बीम, एक सिंगल टी बीम प्रोवाइडेड है तो वो उसकी अलग बात होगी, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि बी एफ क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लैंज। फ्लैंज क्या होता है, टी बीम में जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम फ्लैंज कहते हैं, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, वेब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाले पार्ट को हम फ्लैंज कह रहे हैं और निचले पार्ट को इस पार्ट को हम वेब कह रहे हैं। तो फ्लैंज की जो विड्थ है वो कितनी इफेक्टिव है वो हम निकालते हैं कैलकुलेशन से पहले, मतलब डिजाइनिंग से पहले हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ना, कि जो स्ट्रेन डायग्राम इसके लिए बनता है क्योंकि सेक्शन चेंज हो रहा है, तो पूरा जो सेक्शन होता है वो उसका पूरा विड्थ जो होता है वो उसके अलाउंग क्या रहता है, डेप्थ के अलाउंग या विड्थ के अलाउंग जो स्ट्रेन रहता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि पूरा विड्थ लेने की जगह हम इफेक्टिव विड्थ लेते हैं, ठीक है, जिससे हम ये मान सके कि स्ट्रेन डायग्राम जो रहे वो लीनियर रहे। तो इफेक्टिव विड्थ निकालते कैसे हैं उससे पहले देख लीजिए कुछ नॉमेनक्लेचर क्या है, कि बी एफ क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लैंज है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज है। बी डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ वेब, वेब जो है उसकी विड्थ है। डी एफ क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, डी एफ क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज। बी क्या है, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज, फ्लैंज की एक्चुअल विड्थ है। और एल नॉट क्या है, एल नॉट मतलब ये तो सामने से आप सेक्शन देख रहे हैं, अगर इसको आप बढ़ाएंगे तब आपको बीम पूरी उसकी लेंथ दिखाई देगी। जब इसको हम बगल से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा ही दिखेगा, ठीक। और जब सामने से देखेंगे तो आपको टी पूरा दिखाई देगा। तो एल नॉट जो डिस्टेंस एल नॉट है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट इन द बीम, कि डिस्टेंस बिटवीन, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो डिस्टेंस बिटवीन जीरो मोमेंट कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस ना। लेकिन कंटिन्यूअस की जब बात करेंगे, कंटिन्यूअस की जब बात करेंगे तब चेंज हो जाएगा वो, ऐसा कुछ है। तो जीरो मोमेंट कितना आ रहा है इन दोनों के बीच, कुछ अलग आ रहा है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो रही है। तो वो क्या कर रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट इन द बीम विच इज द इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पूरा इफेक्टिव स्पैन होता है, एंड 0.7 टाइम्स इफेक्टिव स्पैन ऑफ कंटिन्यूअस बीम। अगर ये एल है तो इसके लिए एल नॉट कितना हो जाएगा, 0.7 इंटू एल, ठीक है, कंटिन्यूअस बीम के लिए।
दो तरह की बीम बताएं, आइसोलेटेड टी बीम हो या आइसोलेटेड एल बीम भी होती है, ठीक है, एल बीम भी होती है, और स्लैब प्लस बीम टाइप का एक सेक्शन होता है, वो अलग होता है। दोनों के लिए इफेक्टिव विड्थ कितनी होती है? अगर स्लैब प्लस बीम की बात करें, स्लैब प्लस बीम टाइप की बात करें टी बीम के लिए, तो कैसे निकालेंगे इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज? L0/6 प्लस BW प्लस 6DF, या फिर एक्चुअल विड्थ कितनी हो, जो B था वो एक्चुअल डेप्थ, दोनों को निकाल ले, इन दोनों में से जो कम होगा, लेसर जो होगा, वही क्या हो जाएगा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज फॉर टी बीम इन स्लैब प्लस बीम टाइप। अगर आइसोलेटेड टी बीम है तो उस कंडीशन में क्या होगा? L0 डिवाइडेड बाई L0 बाई बी, L0 डिवाइडेड बाई L0 बाई बी प्लस 4 प्लस BW, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। या फिर एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज जो बी था, दोनों में जो लेस होगा वो हो जाएगा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज सबसे पहले आपको जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे उसमें सबसे पहले इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज ही निकालना पड़ेगा, तब आप आके प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है, डिजाइनिंग में। वैसे ही एल बीम के लिए क्या है कि L0/12 हो जाएगा, बाकी सब सेम है, और 6 की जगह 3 आ जाएगा DF के साथ। फिर वही बात B, और लेसर जो होगा हो जाएगा BF। फॉर आइसोलेटेड एल बीम L0 के साथ 0.5 आ जाएगा, बाकी चीज़ें सेम है। इनमें भी जो लेस होगा वो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज हो जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज मिल गया हमको, एक ये सेक्शन मिल गया इतना पूरा। अब इसके लिए हम डिजाइनिंग करेंगे, ये जो सेक्शन हमको मिला इसके लिए अब हम डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो सेम है, वही m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ से क्रिटिकल डेप्थ निकल जाएगा। एक्चुअल डेप्थ जब निकालेंगे तो दो कंडीशन है कि हमारा एक्चुअल डेप्थ जो हो XA वो स्मॉलर देन हो DF से, मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में आएगा। अगर DF से कम है तो ऑब्वियस है ऊपर से मेजर करते हैं, ऊपर से DF की डिस्टेंस ये है, अगर XA DF से कम है तो इसके अंदर ही कहीं आएगा। जब इसके अंदर कहीं आएगा तो जैसे आप सिंगली रेनफोर्स बीम डिजाइन करते हैं, सिंपल आप उसको सिंगली रेनफोर्स समझ के डिजाइन कर दीजिए पूरा, ठीक है। When XA lies in फ्लैंज पोर्शन, XA कब लाइज करेगा फ्लैंज पोर्शन में? जब XA छोटा होगा DF से, ठीक है। तो सिंपल जैसे आप सिंगली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन कर रहे थे वैसे कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? BF इंटू XA, मोमेंट एरिया निकालना है, इंटू XA/2, BF BF, एक सेकंड, क्या कह रहे थे कि XA क्या है हमारा DF से छोटा है। हाँ सेक्शन देख रहे थे, अगर यहाँ पे हम मोमेंट एरिया निकालना है तो BF इंटू सॉरी यहाँ तक XA, ठीक है, ये XA है, ये एरिया। अब यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस यहीं पे है ना, ये न्यूट्रल एक्सिस यहीं पे है, तो ये एरिया क्या हो गया हमारे लिए इतना, तो BF इंटू XA, BF इंटू XA। अब न्यूट्रल एक्सिस से इसकी सीजिक डिस्टेंस इसके हाफ पे रहती है ना, तो XA/2, XA/2 इसको हम इक्वेट कर देंगे टेंशन साइड के मोमेंट एरिया से। तो टेंशन साइड मोमेंट एरिया कितना है? एरिया हो जाएगा MAST, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस इसकी D माइनस टोटल कितना है स्मॉल d माइनस XA, D माइनस XA, जैसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम में कर रहे थे, सिंगली रेनफोर्स बीम में कर रहे थे। तो यहाँ से आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगा। कंप्रेशन MR कंप्रेशन साइड से निकालेंगे तो वही चीज़ है, फोर्स जो लगेगा C कितना लगता है, हाफ इंटू सिग्मा CBC, या फिर इसको हम CA अगर मैक्सिमम वैल्यू नहीं पहुंचा है, इंटू विड्थ ऑफ सेक्शन इंटू XA, ठीक है, इंटू लीवर आर्म कितना है D माइनस XA/3, ठीक है, B इंटू XA इंटू CA/2 इंटू D माइनस XA/3। टेंशन से TA/M MAST
mm कैंसिल, टी सिंपली लिखिए TAAST इंटू डी माइनस XA/3 ये लीवर आर्म है। तो पहले केस जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में लाई कर रहा है तब क्या होगा, जैसा सिंगली रेनफोर्स बीम आप डिजाइन कर रहे थे वैसे आप इसको मान के कर देंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन होगा कि अब आपका क्या न्यूट्रल एक्सिस आ जाए वेब एरिया में कहीं एक्स से ये हो जाए, ठीक है, तब कुछ थोड़ा सा चेंज होगा। क्रिटिकल डेप्थ तो वैसे निकाल लेंगे हम, इंटू इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि एक्स से लाइज इन वेब पोर्शन, एक्स से अब आ गया हमारा वेब पोर्शन में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर पे लिख दिया, थोड़ा सा समझिए कि वेब पोर्शन में आ गया है, ठीक है। तब क्या होगा हाँ, पहले हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसको आप ऐसे मानिए कि यहाँ पे ये आ गया है, सॉरी यहाँ पे है तो एक सेकेंड, हाँ ये हमारा क्या है न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस आ गया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमने शो किया है क्या है कि यहाँ से सेक्शन चेंज हो रहा है, फ्लैंज से वेब में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रेस चेंज हो रहा है, इसको हम यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू उसको हम C डैश मान ली। यहाँ पे ये फोर्स जो लग रहा है ये C है, यहाँ पे C डैश, जहाँ पे ये सेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। जब भी कुछ सेक्शन चेंज हो रहा है वहाँ पे एक अलग एनालिसिस हमको करना पड़ता है। ऐसे हम डब्ल्यू में भी देखे ना कि रेनफोर्समेंट जहाँ पे कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड थी वहाँ पे भी हमने उसको एनालिसिस किया अलग से, तो वैसे ही इस केस में करना पड़ेगा। अब दो पार्ट में हो गया, एक तो सेक्शन हो गया ये आपका ये, ठीक, और दूसरा सेक्शन हो गया ये। दोनों को हम दोनों का मोमेंट एरिया न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग लिखेंगे। तो पहले एरिया BF इंटू DF, ये डिस्टेंस ऑफ DF है ना टोटल, तो BF इंटू DF, BF इंटू DF, इसका इस एरिया का न्यूट्रल एक्सिस से CG की डिस्टेंस कितनी होगी। पहली बात तो ये कितना हो जाएगा DF/2, ये DF/2, और ये कितनी है, सॉरी ऐसा ना करिए ना, ये हाफ पे है इसके, ये डिस्टेंस कितनी हो गई DF/2, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, टोटल XA है यहाँ से, तो XA माइनस DF/2, ठीक है। तो XA माइनस DF/2 ये इसका एरिया इंटू न्यूट्रल एक्सिस से CG की डिस्टेंस हो गई। ये हो गया मोमेंट एरिया पहले वाले सेक्शन का इसका। अब इसकी बात करें तो इसका एरिया कितना हो जाएगा BW इंटू XA माइनस DF, BW इंटू XA माइनस DF करेंगे तो ये पार्ट बचेगा ना, तो ये हो गया XA माइनस DF इंटू BW। अब इसका न्यूट्रल एक्सिस से CG की डिस्टेंस कितनी है, ये जो डिस्टेंस निकाली उसका हाफ, तो डिस्टेंस कितनी है XA माइनस DF, ये डिस्टेंस बची बाई 2। इसको हम इक्वेट कर रहे हैं टेंशन साइड से, MAST इंटू D माइनस XA, ठीक है। इधर लिखा है लेकिन वहाँ लिख दिए D माइनस XA। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसमें जब हम मोमेंट वो निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो कंप्रेशन साइड में जो हमको मिल रहा है एक दो एरिया मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, दूसरा ये ट्रायंगल और मिल रहा है, एक ये ट्रापेजॉइडल मिल रहा है जहाँ से ये चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कर दिए CF फ्लैंज और इसको C वेब कर दिए, C फ्लैंज और CW। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लैंज, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वेब में इसको हमने अलग अलग दोनों को जोड़ लेंगे। तो जब फ्लैंज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रापेजॉइडल सेक्शन है, तो क्या किए हमने कि विड्थ ऑफ द सेक्शन इंटू डेप्थ ऑफ द सेक्शन, ठीक है, विड्थ ऑफ द सेक्शन इंटू डेप्थ ऑफ द सेक्शन। स्ट्रेस कितना लग रहा है, एवरेज स्ट्रेस कितना, यहाँ पे CA है, यहाँ पे C डैश है, डिवाइड बाई 2 कर दिए, ठीक है। हाँ CA प्लस C डैश बाई 2, ठीक। दो तरीका होता है यहाँ से स्ट्रेस निकालेंगे, या तो इस एरिया, इसको एरिया कैलकुलेट करिए इंटू विड्थ ऑफ सेक्शन करिए, या इस सेक्शन का एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस निकालिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाला दूसरा वाला यूज कर रहे हैं इंटू लीवर आर्म। अब यहाँ पे क्या है लीवर आर्म, इसको हम डिस्टेंस CF की मान रहे हैं कि Y1 है, Y1, ठीक है।
y1 क्या है कि जो इस एरिया के CG की डिस्टेंस होगी टॉप से वही y1 होगी। और लीवर आर्म कितना हो जाएगा, टोटल डेप्थ d माइनस y1, और y1 निकालते कैसे हैं, वो है ये, ठीक है, ये ट्रेपेजॉइडल है मान लीजिए, तो y1 निकालते कैसे हैं, 2 इंटू सी डैश, मतलब यहाँ पे 2 इंटू ए समझिए, जो शॉर्टर साइड रहेगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई प्लस लॉन्गर साइड, ठीक है, जो पैरेलल साइड है। ट्रेपेजॉइडल में क्या होता है, 2 साइड पैरेलल होती है, 2 साइड नहीं होती, तो इसमें 2 साइड जो पैरेलल है उसमें जो स्मॉलर साइड रहेगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके प्लस लॉन्गर साइड डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना है, df/3 होता है, ठीक। तो ये रूल होता है, ये नियम है ट्रेपेजॉइडल का, कहीं अलग कुछ नहीं है, इसलिए लिख दिया है, आपको समझ में आ जाए, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया फ्लैंज के लिए। वैसे ही अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वेब के लिए निकालेंगे इस सेक्शन के लिए, तो इसको सिंपल है, BW विड्थ ऑफ द सेक्शन BW इनटू एरिया ऑफ डायग्राम कितना होगा, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस कितना है इसका, ये C डैश इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, ये है XA माइनस DF, ठीक है, XA माइनस DF इंटू दिस, ठीक है, वही आएगा, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेस। अब लीवर आर्म मतलब ये डिस्टेंस, ये कहाँ लग रहा है, इसके CG पे। अब ये डिस्टेंस तो हो जाएगी, ये कितना था, ये डिस्टेंस कितना था, ये था आपका XA माइनस DF, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, XA माइनस DF/3, ठीक है। ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के टॉप से अगर देखें CG डिस्टेंस, तो अगर ये डिस्टेंस A होती है तो A/3 पे लगता है, क्योंकि ये डिस्टेंस XA माइनस DF है तो XA माइनस DF/3 पे लग रहा है। ये अभी आपको ये डिस्टेंस मिली है, और ये डिस्टेंस में क्या है, ये पहले से आपको पता है कि ये DF है, ये DF है, तो दोनों ऐड होगा, फिर D में से माइनस होगा। तो D में से माइनस क्या होगा, पहले तो पूरा DF माइनस होगा, पूरा DF इतना माइनस होगा, फिर ये XA माइनस DF/3 माइनस होगा। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम वेब। दोनों को ऐड करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड आपको मिल जाएगा। टेंशन साइड से ऐसे सेम कैंसिल हो जाएगा, AST इंटू TA डायरेक्ट आप याद करिएगा। ये तो हो गया आपका स्ट्रेस फोर्स इंटू लीवर आर्म क्या होगा, लीवर आर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक CF मिल रहा है, एक CW मिल रहा है, इसका एक कॉमन मान लीजिए मिल रहा है, जिसका कॉमन हमको हमने क्या मान लिया कि Y1 बार जो क्या है, Y1 बार और Y2 बार का एवरेज है C1 बार, ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका लीवर आर्म टेंशन साइड के लिए, दोनों फोर्स के कॉमन पे हमने मान लिया। तो अब ये Y बार मिलेगा कैसे, Y बार मिलेगा कैसे, CF इंटू Y1 बार, CF मतलब जो फ्लैंज पे लग रहा है उसके लिए कितना आपका डिस्टेंस है टॉप से, प्लस CW इंटू Y2 बार अपॉन CF प्लस CW, सारी वैल्यूज रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ये Y1 फिर से वही लिखा है जो ट्रेपेजॉइडल के लिए हमने अभी पढ़ा है, और Y2 क्या है, DF प्लस X, ये डिस्टेंस कितनी हमने निकाली थी, XA माइनस DF/3, तो DF प्लस XA माइनस DF/3, ठीक है। अब ये सब चीज़ें देख के पहली बात तो घबराना नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ खुद से समझ के जब आप लिख देंगे ये चीज़ खुद से समझ के, दोबारा आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा, याद नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी चीज़ें याद करने की आप कोशिश करेंगे तो सब भूल जाएगा, ठीक है। इसको याद नहीं किया जाता है, समझा जाता है, और उसके बाद एक प्रॉपर नोट, अपना हैंड नोट बनाना चाहिए, खासकर इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं और इतना कैलकुलेशन टाइप का दिखता है कि कन्फ्यूजन होती है, डर लगता है कि याद कैसे होगा। तो इसको पहली बात तो याद नहीं करना, समझना है, इन चीज़ों को खुद से एक बार समझ के लिखना है। जब वो आप कर लेंगे तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने ये चीज़ पहले समझी है और मुझे समझ में आई थी। फिर आप उससे नोट्स बनाएंगे, तब आप दोबारा जब उस नोट्स को देखेंगे तब आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। जब क्वेश्चन ढेर सारे लगाते हैं तो अपने आप ही होती, इस पर हम ढेर सारे क्वेश्चन भी आगे लगाएंगे, ठीक है। ये हुई टी बीम की बात। इसमें आप ध्यान दिए, टी बीम में हमने अभी केवल सिंगली रेनफोर्स किया है, डबली रेनफोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं आता क्वेश्चन, अगर पूछा भी जाएगा तो वो लेसन पूछा जाएगा, लेकिन
बहुत आपकी अगर तीव्र इच्छा हो जानने की, समझने की, तो कमेंट करिएगा, वो भी आपको एक अलग वीडियो बना के बता दिया जाएगा, कोई ज़रूरत उसकी है नहीं वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे WSM W रेनफोर्स बीम खत्म होता है, इस पर कुछ क्वेश्चंस लगा दिए जाएंगे, इसके बाद हम LSM स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।